नमस्कार। साहित्य कला और संस्कृति की पहली ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, समाज के सामने जब भविष्य का कोई सपना नहीं होता है तो वो अतीत में चला जाता है, लेकिन अतीत में भविष्य ढूंढने की ये प्रक्रिया बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि तब समाज अतीत के दलदल में फंस सकता है, जैसा कि आज हम अपने देश में होता हुआ देख रहे हैं। मगर अतीत में बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो हमें बेहतर भविष्य के लिए राह दिखा सकती हैं। समाज में ये समझ या ये विवेक विकसित करना ही तमाम कलाओं और लेखन की जिम्मेदारी मानी जा सकती है, और इसी में उनकी सार्थकता भी है। इस छोटे से वक्तव्य के साथ पेश है आज का ताना बाना। ताना बाना में आज आप देखेंगे, क्या सत्ता के सामने झुक रहे हैं साहित्यिक मेलों के आयोजक? इस विषय पर एक बहस में हिस्सा लेंगे वीरेंद्र यादव, उषा किरण खान और राकेश बिहारी। वरिष्ठ कवि एवं संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी आज अपने स्तंभ दूसरी आवाज में बात करेंगे सुप्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो की कविताओं की। साहित्यिक मेले विचार विमर्श के एक खुले मंच के रूप में उभरे थे, और तमाम सीमाओं के बावजूद उन्होंने खुले संवाद के लिए एक स्पेस भी बनाया था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मेलों के आयोजकों ने सत्ता के सामने घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं। जाने माने कवि अशोक वाजपेयी का रेखता का बहिष्कार करना इसकी एक स्पष्ट अभिव्यक्ति मानी जा सकती है। सवाल उठता है कि अशोक वाजपेयी के इस कदम को किस तरह से देखा जाए। क्या उन्होंने मेला आयोजकों को बेनकाब कर दिया है, उन्हें एक चुनौती दी है? क्या उन्होंने लेखक बिरादरी को एक संदेश दिया है कि ऐसे मेलों में जाना दरअसल एक साहित्य विरोधी गतिविधि है? आज की बहस इन्हीं सब सवालों पर केंद्रित है, और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ आलोचक वीरेंद्र यादव, जानी मानी कथाकार उषा किरण खान और आलोचक राकेश बिहारी। ताना बाना में आप सबका स्वागत है। वीरेंद्र जी, पहली टिप्पणी आपकी चाहता हूं मैं। अशोक वाजपेयी ने जिस कार्यक्रम का बहिष्कार किया है, जिस मेले का बहिष्कार किया है, उसके आयोजकों के तरफ से किसी तरह के दबाव की बात की है, एक सेंसरशिप की बात की है। तो जहां हम मेलों को इस तरह से देख रहे थे कि वो एक बड़े खुले मंच के तौर पर उभर रहे हैं, हमें एक खुले संवाद करने के लिए जगह दे रहे हैं, और अब ये सेंसरशिप की बात सामने आ रही है। इसे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए मुकेश जी, ये जो रेखता का आयोजन था ये जी टीवी की मदद से था, और जी टीवी की इस समय क्या राजनीति है और किस तरह के तंत्र के द्वारा संचालित होता है, तो ये हम आप सभी जानते हैं। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए जो ये तंत्र है, जो लिटरेचर फेस्टिवल के पीछे जो कारपोरेट तंत्र है या जो मीडिया तंत्र है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इस समय जो हमारे देश का पॉलिटिकल इकोसिस्टम है, उस पॉलिटिकल इकोसिस्टम के रहते हुए कोई भी मीडिया हाउस या कोई भी वित्तीय घराना या कारपोरेट घराना स्वतंत्र नहीं है। एक अशोक वाजपेयी की ये घटना नहीं है, और अशोक वाजपेयी जी की ये जो घटना हुई है, इसके पीछे मैं एक बात और देखता हूँ कि पिछले दिनों दिल्ली में जो आज तक का कार्यक्रम हुआ था, आज तक के उस कार्यक्रम में अशोक वाजपेयी जी शामिल थे, और अशोक वाजपेयी जी ने जो वक्तव्य दिया था वो बिना लाग लपेट के दिया था, और सत्ता तंत्र के विरुद्ध भी उन्होंने कुछ बातें कही थी। तो मैं समझता हूं कि ये जो है रेखता के लोग जो सतर्क हो गए होंगे, और उन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें संकेत दिया कि सीधी राजनीतिक बात न कही जाए। और मुकेश जी, अकेली अलग घटना नहीं है, इस बीच लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अभी विदर्भ में साहित्य फेस्टिवल हुआ, विदर्भ के फेस्टिवल में अंग्रेजी लेखकों को शामिल होना था। उस अंग्रेजी लेखकों के उसमें स्थानीय दबाव हुआ, उस स्थानीय दबाव से उस सूची में से 4 लेखकों को निकाल दिया गया, हटा दिया गया, और बिना उन 4 लेखकों के वो सम्मेलन हुआ। अब सवाल इस बात का है कि सूचियां बनाई जा रही हैं जिनको शामिल किया जाए, और सूचियां इस बात की भी बनाई जा रही हैं, ब्लैकलिस्ट भी बनाई जा रही है जिनको न शामिल किया जाए। एक तीसरा उदाहरण मैं दे रहा हूं कि अंबेडकर विश्वविद्यालय जो है यहाँ दिल्ली में,
अंबेडकर विश्वविद्यालय में अलगा सरावगी के उपन्यास पर बात होनी थी और आशुतोष भारद्वाज को बात करनी थी। अंबेडकर विश्वविद्यालय ने बाद में ये कहा कि आशुतोष भारद्वाज के अलावा कोई और बात करे। अलका सरावगी ने मना कर दिया। अब वो कहीं दूसरे दिल्ली के कॉलेज में ये हो रहा है। तो ये लगातार जो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, इसके पीछे निश्चित रूप से सत्ता का दबाव है। और इसी के साथ में एक बात है, कल की घटना जो लखनऊ में हुई है, जो साहित्य आज तक में जो नेहा सिंह राठौर के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ है, एंकर ने जिस तरह के सवाल पूछे हैं, वो उन सवालों को आप देख लीजिए और जिस तरह की घेराबंदी ने नेहा सिंह राठौर की है, तो ये बहुत स्पष्ट बात है कि अब स्वतंत्र बातचीत या बेलाग बातचीत या एक लेख की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए कोई बातचीत जो है इस तरह के साहित्यिक मेलों में संभव नहीं हो पा रही है। और इक्का दुक्का अगर होती है तो उनकी घेराबंदी की जा रही है। तो मैं फिर उसी बात को दोहराऊंगा कि इन लिट फेस्ट के पीछे जो तंत्र है, वो तंत्र जो है एक सत्ता द्वारा जो है नियंत्रित है, सत्ता द्वारा संचालित है। और वर्तमान जो वातावरण है, उस वर्तमान वातावरण का दबाव है कि एक सेल्फ सेंसर भी है, आत्म सेंसर भी है, संस्थाओं का भी है और लेखकों के बीच भी है। एक बात यही मैं और भी कहना चाहूंगा कि कुछ लेखक यानी अशोक वाजपेयी नहीं उसमें शामिल हुए, लेकिन दूसरे लेखक शामिल हुए। उन्होंने इसको मुद्दा भी नहीं बनाया। इसी तरह जो विदर्भ का जो कार्यक्रम था, उसमें भी दूसरे सारे लेखक शामिल हुए, किसी ने उसे मुद्दा नहीं बनाया। तो लेखक इसे मुद्दा भी नहीं बना रहे हैं, ये चिंता की बात है। जी, तो उषा किरण जी, मैं ये इस बात को और थोड़ा सा आगे ले जाता हूं कि अशोक वाजपेयी ने एक तो बहिष्कार करके एक तरह से ये जो मेले के आयोजक हैं और इस तरह के मेले जो आयोजित हो रहे हैं, क्या उनको बेनकाब किया है कि किस तरह से वो दबाव या अपने जो कारपोरेट हित हैं उनके लिए इस तरह की कंप्रोमाइज कर रहे हैं जहां पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लग रहा है? क्या आपको लग रहा है कि अकादमिक संस्थानों विश्वविद्यालयों में तो ये खेल पहले से चल ही रहा था, अब ये होते होते इन मेलों में भी आ गया? ये बात है कि अगर अकादमिक संस्थान है या सरकारी संस्थान है, तब तो उनका सीधा नियंत्रण रहता है और उनका कोई न कोई रहता है निर्देश। आपकी इच्छा है तो आप उस निर्देश का पालन करिए, वरना न करिए। वो तो अशोक वाजपेयी स्वयं रह चुके हैं सरकार में, तो वो जानते हैं और सब कोई जानता है। लेकिन यहाँ पर जो कह रहे हैं कि जी टीवी ने इसको आयोजित किया था, स्वाभाविक है कि वो तो खुद अपने तय किया था, कहीं से स्पॉन्सरशिप लिया होगा। और जी टीवी का जो रवैया है ये भी सबको पता है। तो उसमें उन लोगों ने जिनका जिनका नाम है अशोक वाजपेयी के साथ साथ चुनाव, वो सारे नाम जो है ना, सो प्रतिरोध वाले नाम हैं। ऐसा नहीं है कि वो सब बिल्कुल उन्हीं की धारा के हैं, तो प्रतिरोधी धारा के ही हैं और उनका नाम है। और ऐसा है कि उन सबों से कहा गया होगा, हो सकता है, हमको नहीं पता। लेकिन हम लोगों को भी एकाध लिटरेचर फेस्टिवल में जाने का मौका, ज्यादा में नहीं, एकाध में कहीं मौका मिला है तो गौर किया है हमने। जैसा कि अभी वीरेंद्र जी भी बता रहे थे, उस हिसाब से गौर किया है कि हम लोगों को बड़ा ही निर्मल प्रकार का विषय दे दिया जिसमें आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। मैंने आपको अच्छा सा स्मरण सुनाइए, और वो भी हल्का फुल्का कुछ, तो उसमें आप क्या सुनाएंगे? प्रतिरोध की कोई बात नहीं कर सकेंगे या किसी तरह की बात नहीं। लेकिन इन लोगों को चुना है, जो चुनाव है वो सारे प्रतिरोधी कवि हमको दिख रहे हैं, और उसमें उनका चुनाव किया, उनको कुछ और कहा। और हाँ, ये बात है कि अशोक जी ने आज तक वाले में जो कहा होगा, इससे ये लोग भड़के हुए होंगे, इसीलिए इन्होंने खास करके उनको कहा। और ये तो अशोक जी ने अच्छा ही किया कि नहीं गए, मगर मेरे विचार से यदि वो जाते और तो भी वो बोलते, देख लेते हैं हम लोग कि क्या वो करते हैं, क्या कर लेंगे और कितना कर लेंगे। सिर्फ नेहा सिंह राठौर को हम मैदान में छोड़ दें और हम लोग प्रतिरोध करने वाले चुपचाप किनारे हट जाए, ये भी बहुत सही नहीं वीरेंद्र जी।
मेरा अपना मन है कि अगर उनको बुलाया कहा गया तो वो कहें कि भाई तुम बोलो कि आप मत आइए, मैं आऊंगा और प्रतिरोध की कविता पढ़ूंगा और बोलूंगा, तुम कहो कि नहीं हम अब तब आपको नहीं रखेंगे, तो एक तो दूसरे तरह की बात होती। मेरा जी अपना विचार है। लेकिन अशोक जी ने तत्काल जो सोचा वो भी ठीक ही सोचा। उनको उस बहस में नहीं पढ़ना था, उनको नहीं जाना था। लेकिन अगर ये तरीका है, ऐसा हो रहा है जैसे अलका वाली बात आप बता रहे हैं, तो इस तरह का अगर सचमुच अभी हम भी गौर कर रहे हैं कि हम लोगों को अगर बुलाता है तो कुछ विषय इस तरह का दे देगा जिसमें आप कुछ नहीं करेंगे, वो आप मजे मजे में गुड़ की मिठाई खा के चले आएंगे। इसीलिए ये बात सच है और इसका प्रतिरोध अगर करना है तो करना, बस बहिष्कार करना चाहिए हर प्रकार से। अब सभी मेलों का बहिष्कार करना चाहिए। जी बिल्कुल, काहे कोई तमाशा शुरू कर दिया है बेमतलब का। बिल्कुल। तो राकेश जी, दो चीजें इस अभी उठी हैं, उषा किरण जी ने ध्यान खींचा कि एक तो ये कि, और वीरेन जी ने भी कहा कि एक तो अशोक वाजपेयी ने बहिष्कार किया, उनको बहिष्कार करने के बजाय वहां जाकर अपना वक्तव्य देना चाहिए था। उनको और ज्यादा धर्म संकट में डालना चाहिए था और पब्लिकली लोगों के सामने उसको एक्सपोज करना चाहिए था, वो ज्यादा अच्छा कदम होता। दूसरा ये कि वो जो बाकी के कवि वहां पहुंच गए हैं, वो क्या करने गए, क्यों गए हैं, क्या उनसे भी कहा गया होगा? बिल्कुल कहा गया होगा। जब अशोक वाजपेयी से कहा गया तो उनसे भी कहा गया होगा कि आप इस तरह की कविताएं ना पढ़ें। फिर भी वो पहुंच गए और उन्होंने पढ़ी होंगी उस तरह की कविताएं जैसी आयोजक चाहते हैं। तो लेखक बिरादरी खुद कंप्रोमाइज करने को तैयार है। मुकेश जी, मैं सीधे सीधे इस मुद्दे पर आऊं। बहुत दो कविताओं के बहुत छोटे अंश हैं, दो दो पंक्तियों के। जी न जाने क्या हुआ, कल एक राजा नींद में चिल्ला उठा, मंत्रियों मुझे लोक गाथाओं में जगह चाहिए। चिंतित हुए सारे मंत्री, अधिकारी हैरान। जिसके पास पुलिस है, जिसके पास जल दुर्ग थल दुर्ग 64 किले हैं, उस राजा को क्या पड़ी है लोक गाथाओं में जगह के लिए। ये कविता है जी बद्री नारायण की। एक और कविता, क्या राज प्रासाद था इतना भव्य कि कोई भूखा आदमी देखता तो 2-4 दिन भूखा ही रह जाता। अष्टभुजा शुक्ल। आपको जी जानकर यह आश्चर्य होगा कि ये दोनों कविताएं उसी मंच पर पढ़ी गई हैं जिस मंच का इन्होंने बहिष्कार किया अशोक वाजपेयी ने। इस कार्यक्रम में आने के पहले मैंने उस वीडियो को खंगाला। मुझे नहीं लगता कि ये दोनों कविताओं को हम में से जो 4 लोग बैठे हैं कोई भी इसे प्रतिरोध की कविता नहीं कहेगा। दो चीजें इसमें, दो चीजें हैं। एक तो ये एक तो ये कि क्या इन कवियों से भी कहा गया था कि आप इस तरह की कविताएं नहीं पढ़ेंगे, और फिर भी पढ़े उन्होंने? जी मैं आ रहा हूँ, आगे आ रहा हूँ। पहली बात, अब सीधे सीधे एक तो यह समझें कि यह जो आयोजन था, यह आयोजन रेख्ता का आयोजन जी के सहयोग से नहीं हुआ है। यह जी का आयोजन था जिसमें कवियों के चयन के लिए उसने रेख्ता को इन्वॉल्व किया था। अब जी कोई आयोजन करेगा और वह क्या चाहेगा, यह तो बहुत मतलब समझने की चीज है, और इस पर कोई, मुझे नहीं लगता है कि हम लोग कुछ दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। यह तो बहुत सही है कि पिछले दिनों इस तरह के आक्रमण बढ़े हैं, अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगे हैं, इससे कोई इनकार नहीं करेगा। जो उदाहरण अभी वीरेन जी ने दिए हैं नेहा सिंह राठौर का, वो बहुत मतलब मानिखेज उदाहरण है। इनके वीरेन जी के ही पोस्ट के बाद मैंने जाके उसको भी देखा। लेकिन जब किसी खास प्रकरण को संदर्भ बनाकर हम एक बहस शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि उस संदर्भ की विश्वसनीयता को भी जांचना चाहिए। यदि हम एक ऐसा प्रमाइस बना रहे हैं जिसकी नींव ही कमजोर है, तो शायद हम अंततः उन्हीं लोगों का साथ देते हैं, क्योंकि तुरंत आपका प्रतिपक्ष वहां पे खड़ा हो जाता है। आयोजकों ने किस कवि को क्या कहा, हम में से कोई नहीं जानता। ये आयोजक जानते होंगे या वो कवि जान रहे होंगे। लेकिन उसी मंच पर जो कविताएं पढ़ी गई वह प्रतिरोध की कविताएं थी। उसको देखने के बाद मुझे लगता है कि शायद हमारा संदर्भ कहीं ना कहीं किसी गलत कोण से शुरू हो रहा है। और दूसरी जी बात जिस पर मीडिया में भी लगातार चर्चा हो रही है
कि यदि आयोजकों ने राजनैतिक प्रतिरोध की कविता पढ़ने से मना किया, और वह भी एक ऐसे कवि को जिसने आज तक एक वाक्य कम से कम कविता में, राजनैतिक प्रतिरोध का उनका स्वर बहुत मुखर है। और सच पूछिए तो पिछले कुछ वर्षों में जिन साहित्यकारों ने सबसे मजबूत आवाज उठाई है उसमें अशोक वाजपेयी एक हैं, सब बल्कि अग्रणी हैं। लेकिन यदि कविता के संदर्भ में अगर बात करें, और यह कवि सम्मेलन का मंच था, कवि गोष्ठी थी, तो मुझे लगता नहीं है कि उनके पास कोई एक ऐसी कविता होगी जिसमें शायद वो प्रतिरोध की कविता पढ़ भी पाते, जैसी कविता बद्री नारायण या शुक्र ने पढ़ी वहां पे। दिनेश कुशवाहा ने भी ऐसी कविता पढ़ी है। तो हम अपना संदर्भ, ऐसा तो नहीं कि कई बार हम प्रतिरोध के नाम पर कोई एक ऐसा व्यापार भी हम शुरू कर देना चाहते हैं जो हमारे पक्ष में सुर्खियां बटोरे। यदि ऐसा है तो हमें एक आत्म समीक्षा की भी जरूरत है। अदरवाइज होगा क्या कि जो सही संदर्भ है, जहां हमें पहुंचना है, हमारे संघर्ष को जिस मकाम पर पहुंचना है, वहां हमें और नहीं पहुंचने दिया जाएगा, और जो सत्ता पोषित ताकतें हैं वो हमारे उन गलत संदर्भों का सहारा लेकर हमारी लड़ाई को कमजोर करेंगे। ये आपने जो वक्तव्य दिया था उस पर पूरा प्रश्न चिन्ह राकेश जी ने लगा दिया है कि एक तो अशोक वाजपेयी की मंशा क्या थी, सही थी, गलत थी, उनकी कविताएं क्या हैं, उसमें कितना प्रतिरोध है, और जो मंच पर कविताएं पढ़ी गई वो प्रतिरोध से भरी हुई थी। तो वो ये साबित करती हैं कि ऐसा कोई दबाव नहीं रहा होगा उन पर, या उन्होंने दबाव डाला भी गया होगा तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। अब आपकी टिप्पणी। मुकेश जी, उस कार्यक्रम में बद्री नारायण जी शामिल थे। बद्री नारायण एक बौद्धिक के रूप में, एक कवि के रूप में, एक लेखक के रूप में इन दिनों उनकी क्या भूमिका है हम सब जानते हैं। अभी पिछले दिनों उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। इसके पूर्व लगातार सत्ता के पक्ष में वो वैचारिक लेख लिखते रहे हैं, मीडिया पर वो सत्ता के पक्ष में बोलते रहे हैं। और यह तर्क देना कि जो कविताएं पढ़ी गई वो प्रतिरोध की कविताएं थी, मैं इससे सहमत नहीं हूं। अमूर्त किस्म की कविताएं थी। आज जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह का एक राजनीतिक वातावरण है, नेहा सिंह राठौर ने अपने लोकगीत गाए, वो प्रतिरोध के गीत थे। उन्होंने प्रतिरोध किया ये करके, और एक अमूर्तन शाश्वत किस्म का प्रतिरोध अगर बद्री की कविताओं में या किसी की कविताओं में है, देखिए हमें इस पे जो है थोड़ा ठहर करके, थोड़ा गंभीरता के साथ बातचीत करनी चाहिए। और जो इस समय का पूरा वातावरण है, बद्री इस समय, बद्री नारायण एक प्रतिनिधि हैं सत्ता के समर्थन के, और पूरा साहित्य इसको लेकर के पहली बार बहस नहीं हो रही है, इसको लेकर के बहस होती रही है। तो अगर बद्री के लेखन को, बद्री के व्यक्तित्व को, मैं तो यह तक कहना चाहूंगा कि जो सूची बनी गई है, जो लोग बनाए गए हैं, उनमें एक अशोक वाजपेयी को छोड़ करके बाकी जो नाम शामिल किए गए हैं वो एक, जिसे कहा जाए कि कभी भी सत्ता के प्रतिरोध के लिए जाने नहीं गए। तो इसमें मुझे लगता है कि अशोक वाजपेयी जी का जहां तक है, भाई पुरस्कार वापसी की पहलकदमी उन्होंने की थी, और इस समय लगातार अशोक वाजपेयी के पास प्रतिरोध की कविता है या नहीं, ये एक अलग बात है। हो सकता है प्रतिरोधी कविता लिख ली हो सकता है प्रतिरोधी कविता वो न भी पढ़ते, लेकिन ये कहा जाना कि इसमें आप सीधे सीधे राजनीतिक कविता नहीं पढ़ेंगे, तो अशोक वाजपेयी के बयान पर हमें भरोसा करना चाहिए कि वो सही बोल रहे हैं। और एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा, बद्री नारायण जी से भी पूछा गया, बद्री नारायण ने ये कहा है, एक वीडियो है जिसमें बद्री नारायण ने कहा था कि हाँ, मुझसे भी पूछा गया था और कि आप कैसी कविताएं पढ़ेंगे। अशोक वाजपेयी पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। तो ये बद्री का भी बयान है, तो लोगों से कहा तो गया था। तो अब सवाल यह है कि अगर बद्री से पूछा गया कि आप कौन सी कविताएं पढ़ेंगे, तो बद्री ने ये स्वीकारा कि मैं ये कविताएं पढ़ूंगा, तो मैं समझता हूं कि ये एक घटाटोप पैदा करना है कि जो कविताएं पढ़ी गई वो प्रतिरोध की कविताएं थी। तो जो सूची बनी, जो लोग बुलाए गए, और एक आप कहां से शुरू कर रहे हैं, बात इस बात की नहीं है, एक नहीं 20 ऐसे उदाहरण है। उसी आज तक का मैं कल का ही उदाहरण दूंगा कि एक दलित सत्र रखा गया था। उस दलित सत्र में एक लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने जब ये कहा कि स्थिति ये आ गई है कि मनुस्मृति को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है,
तो एंकर ने, आज तक की एंकर ने कहा कि अच्छा वो अगर गलत है तो रामचरितमानस का जलाया जाना भी गलत है। रामचरितमानस को जलाया ही नहीं गया, रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को जलाया गया। अब सवाल यह है कि एक झूठ सत्ता तंत्र द्वारा एक झूठ प्रचारित किया जा रहा है और लेखकों द्वारा उसको उस पर भरोसा किया जा रहा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने एक फेसबुक पोस्ट पर लिख दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस जलाया। मैंने उसका प्रतिकार किया तो उनका नहीं, आप सही कह रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने नहीं जलाया, उनके समर्थकों ने जलाया। तो एक हिंदी लेखकों के बीच में एक पूरी एक जमात ऐसी पैदा हो रही है जो रक्षात्मक मुद्रा अपना रही है। और मैं समझता हूं कि अशोक वाजपेयी का ये अपना निर्णय है कि जा करके करते, नेहा ने वहां जा करके प्रतिरोध किया, अशोक वाजपेयी को ये नागवार गुजरा। और मैं स्वयं बताऊं, मुझे कई कारकों में कहा जाता है तो अगर जहां इस तरह की गंध आती तो मैं वहां नहीं जाता, मैं पूछ लेता हूं पहले। तो ये अपने अपने उसकी बात है। और अशोक वाजपेयी ने अगर प्रतिरोध स्वरूप अगर उस कार्यक्रम में नहीं गए तो हमें अशोक वाजपेयी की मंशा पर शक करना, स्वयं अपने आप को कहीं जो है उस पांत में खड़ी करना है जो पांत इस समय सत्ता परस्तों की पांत है। जी, उषा किरण जी, जो मीडिया, जिस मीडिया की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, चाहे वो कोई भी मीडिया, मुख्य धारा का कोई भी चैनल हो, हम सब जानते हैं कि वो किस तरह से सत्ता तंत्र के प्रचार तंत्र में तब्दील हो गया हो। उनसे जुड़ा कोई उत्सव, कोई मेला कैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सहारा दे सकता है? वो तो हर जगह कतरब्योंत करने में ही लगा है। जैसा कि अभी आज तक का उदाहरण दिया, जी टीवी का चरित्र हम सब जानते हैं। अगर वो कहीं किसी कार्यक्रम में जुड़ रहा है तो वो किस तरह की चीजों को प्रोत्साहित करेगा। ऐसे में ये तमाम मेले, जो आपने कहा कि मेलों पर ही प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, वो आप क्यों जा रहे हैं, क्यों जाना चाहिए, क्यों नहीं बहिष्कार करना चाहिए इन तमाम मेलों का जो संदिग्ध हैं? ये सही है। कविता पाठ, जहां तक सवाल है, लोग कविता पाठ कर आते हैं, लेकिन उसमें जो छोटा छोटा वैचारिक सत्र होता है उसका तो कोई मायने समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनके पास समय भी नहीं रहता है, विषय भी वेग रहता है, उसका कोई स्पष्ट नहीं होता है। तो मेला, संपूर्ण रूप से जो मेला होता है उसका कुछ हमको नहीं समझ में आता है कि हासिल क्या है। हासिल समझ, एक ही हासिल समझ में आता है कि बहुत सारे लोग, पूरे देश के लोग, कुछ विदेश के भी लोग एक दूसरे से मिल लेते हैं, जुड़ लेते हैं और एक दूसरे को जान लेते हैं। इससे ज्यादा मुझको उन मेलों का कोई कुछ खास बात नहीं। उससे ज्यादा ठीक ठाक है अगर सरकारी ही कार्यक्रम है, साहित्य अकादमी का या किसी ऐसी जगह का, वो बेटर है, क्योंकि आप उसके बारे में जानते हैं कि वो क्या चाहता है, क्या सोचता है। और मेला क्या चाहता है और क्या सोचता है ये तो हम लोग को अब 10 साल के बाद पता चल रहा है कि जब जब समय आएगा तब तब वो सत्ता पक्ष की मुंहजोई करेगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर अशोक वाजपेयी, चाहे दिनेश कुशवाहा, बद्री नारायण वगैरह की बातचीत है, जबकि सबके सब प्रतिरोधी कवि माने जाते रहे हैं और अशोक जी तो लीडर रहे हैं सब दिन इस विषय के। जिधर जब से हम देख रहे हैं तब की बात कर रहे हैं, पहले की बात नहीं कर रहे हैं। तो इस समय हमको लग रहा है कि मेला का ही संपूर्ण रूप से मेला को छोड़ देना चाहिए, उसकी ओर अब साहित्यकारों को देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सचमुच में कॉर्पोरेट का काम है और हल्ला गुल्ला शोर शराबा यही हो रहा है। उसमें बेचारे साहित्यकार दो चार अगर जाते हैं तो वो फंस ही जा रहे हैं, ऐसा ही मुझको लग रहा है। वीरेंद्र जी ने थोड़ा सा ज्यादा कठोर थोड़ी भाषा में बातें की हैं और मैं उसमें यहाँ मनुस्मृति और रामचरितमानस वगैरह भी आ गया। तो मेरा मेरे अपने तरफ से सूचना है कि मैं, चूंकि मैंने प्राचीन इतिहास और कल्चर, प्राचीन इतिहास और पुरातत्व, प्राचीन इतिहास और एशियन स्टडीज वगैरह वगैरह बहुत पढ़ाया, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि मनुस्मृति आज से नहीं, वो बहुत जमाने से कोर्स में है। हमारा जो प्राचीन भारतीय इतिहास है कोर्स है, हमने उसको पढ़ा है, पढ़ाया भी है।
तो उसमें एक पेपर है रिलीजियन एंड फिलोसफी। उस रिलीजियन एंड फिलोसफी में काम सूत्र भी है हमारे कोर्स में, मनुस्मृति भी है। इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं, ये नया नहीं इंट्रोड्यूस हो रहा है जी। लेकिन उषा किरण जी, नया नहीं होगा, लेकिन अब इसका विस्तार हो रहा है। वो एक जगह था, अब वो हर जगह शामिल किया जा रहा है। ये तो नया चीज, नई प्रवृत्ति है। लेकिन राकेश जी, ये प्राचीन इतिहास में था और अब हो सकता है कि किसी और कोर्स में भी घुसा दे रहा हो, लिटरेचर में घुसा दे रहा हो, ये हो सकता है। तो हमारा ही कहना है कि किसी भी चीज को पढ़ ही लेना चाहिए। मनुस्मृति नहीं पढ़ेंगे तो उसमें क्या खामी है आप समझेंगे कैसे? लेकिन वो था, पहले भी था, मगर जिस तरह से विस्तार हो रहा, कब अम्बेडकर ने उनको जलाया और अब आज उस बात पर शुरू क्यों होनी चाहिए? और जो कुछ हुआ है वो तो बिहार में हुआ है, हम लोग को पता है कहाँ पर क्या किया है। जी उषा जी, थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है। मनुस्मृति और रामचरितमानस जी, वो नहीं करना है। हमारा ये कहना है कि ये जो हो रहा है तो वो वैचारिक तौर पर होने देना चाहिए, लेकिन मेला वगैरह का साहित्यकारों को सचमुच बहिष्कार करना चाहिए। तो किस तरह से मेला हौच-पौच हो रहा है और एक दूसरे पर दोषारोपण हम क्यों करें? नहीं करना चाहिए, करने की बात नहीं है। और अभी अच्छा नहीं लग रहा है हमको सुन के कि वाजपेयी जी क्यों पीछे हट गए। हमारा मन कर रहा है कि हम उनको कहें कि आपको जाना चाहिए था, आप गए क्यों नहीं? आप जाते और उसी तरह की कविता पढ़ के आते। मेरा बस इतना ही कहना। जी राकेश जी, रेखता की अपनी एक साख रही है, लेकिन अब वो जी टीवी के लिए सहयोग करे और फिर इस तरह के सवाल करे कवियों से कि आप ये पढ़ें और ना पढ़ें, ये क्या, जो पूरे इस तरह के उत्सव एक धंधेबाजी में उलझ गए हैं, इवेंट में उलझ गए हैं, और इवेंट पॉपुलर होना चाहिए, बहुत भीड़ जुटनी चाहिए, तमाशेबाजी होना चाहिए, और उसको अब सरकार की नजर में भी नहीं आना चाहिए। क्या ये मजबूरी है इस तरह की पैदा हो गई इन तमाम उत्सवों में, तमाम मेलों में, और इसी वजह से अब उन्हें साहित्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से मतलब नहीं है, उन्हें चकाचक मेलों से मतलब है और उसके लिए काम हो रहा है। और इसके लिए वो चाहे जी के साथ चले जाएंगे, रिपब्लिक टीवी के साथ चले जाएंगे, 5 जन्य के साथ चले जाएंगे, किसी के साथ चले जाएंगे। मुकेश जी, इस बात से मुझे इनकार नहीं, जो अभी आप कह रहे थे कि इन दिनों मेले का एक ऐसा चलन चला है, लिट फेस्ट का एक ऐसा चलन चला है जहां पे सब कुछ एक चमकदार रोशनी की तरह आपके सामने होना चाहिए। और इसके लिए निश्चित तौर पर अगर आप देखेंगे तो सत्ता, कॉरपोरेट और साहित्य, इसके आगे आप प्रश्न चिन्ह लगा के रख लें अगर किसी खुशफहमी में हम जीना चाहते हैं तो साहित्य, सत्ता और कॉरपोरेट, इन तीनों के बीच एक जबरदस्त अंतर संबंध स्थापित करने की कोशिशें भी लगातार आपको इन लिट फेस्ट में दिखाई पड़ती हैं, और मुझे इससे इनकार नहीं है कि ऐसा हो रहा है। मेरा कहना सिर्फ इतना था कि जब इस तरह की चीजों पे हम उंगली रखते हैं, जब इसके खिलाफ हम बात करते हैं, तो हमारे संदर्भ जो हैं वो संदेहास्पद नहीं होने चाहिए। हमें एक आत्मसमीक्षा की स्थिति से भी गुजरना चाहिए, और इन दिनों लगातार आत्मसमीक्षा की जो स्थिति है वो, माफ कीजिएगा, मैं देख रहा हूँ थोड़ा स्पष्टीकरण चाहता हूं मैं, ये संदेहास्पद क्यों है? अगर आज अशोक वाजपेयी ये प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, सेंसरशिप की बात कर रहे हैं, तो ये संदेहास्पद कैसे हो गया? अब संदेहास्पद इसलिए कि अभी जब एक तरफ जिन कविताओं को हमने आपके सामने उद्धृत किया, वीरेन जी का कहना है कि इसमें प्रतिरोध नहीं है, ये तो बड़ा घटाटोप जैसी चीजें हैं। प्रतिरोध तो नेहा सिंह राठौर कर रही हैं। यदि यह हमारा तर्क है कि किस तरह के टोन को हम प्रतिरोध मानेंगे और किस तरह के टोन को प्रतिरोध नहीं मानेंगे, और फिर उसके सामने जब हम यह कहेंगे कि अशोक वाजपेयी प्रतिरोध की कविता वहां पढ़ने नहीं दिया जा रहा था इसलिए उसका बहिष्कार किया उन्होंने, तो सच पूछे तो बहुत बड़ी ना, थोड़ा सा यहाँ बारीक फर्क है। अशोक वाजपेयी ने कहा कि आप उस तरह की, उनसे कहा गया इस तरह की राजनीतिक कविताएं न पढ़ें, यानी उनसे सेंसरशिप की बात की गई।
प्रतिरोध की कविताएं पढ़ें नहीं पढ़ें, उन्होंने लिखी हैं नहीं लिखी हैं, ये सेकेंडरी चीज है। मूल चीज ये है कि ये उनसे अपेक्षा की गई कि वो इस तरह की चीजें ना करें, और ये अपने आप में एक सेंसरशिप तो है, इससे कैसे इनकार कर सकते हैं आप? नहीं, बिल्कुल, यदि ऐसा कहा गया है कि आप ऐसा न करें तो ये सेंसरशिप है और इसकी भर्त्सना होनी चाहिए, इसमें कोई इनकार नहीं। लेकिन यदि हम रेखता ने क्या कहा, बद्री नारायण जी ने क्या कहा, अगर उसी में भरोसा करते हैं तो वो वर्जन मैंने भी पढ़ा है जहां पे यह कहा गया कि उनसे पूछा गया कि आप किस तरह की कविताएं पढ़ेंगे। देखिए, बद्री नारायण उन्होंने जी तो अपना जवाब दिया संदेहास्पद व्यक्ति हैं इस समय। राकेश जी, बद्री नारायण तो संदेहास्पद हैं इस वक्त, आप हम सब जानते हैं उनका पूरा अभी जो पिछले कुछ सालों में रहा है, तो उनको उनके आधार पर तो हम इस तरह की राय बना ही नहीं सकते हैं। अलबत्ता अशोक वाजपेयी ऐसा क्यों बोलेंगे, इस पर प्रश्न खड़ा करना कहां तक सही है? देखिए, बद्री नारायण के साथ वहां पे अष्टभुजा शुक्ल भी हैं। अष्टभुजा शुक्ल भी कह रहे हैं कि उनसे भी पूछा गया था। कम से कम अष्टभुजा शुक्ल को तो उस तरह का संदेहास्पद हम नहीं मानते हैं जी, बिल्कुल, और मुझे उम्मीद है आप भी नहीं मानते होंगे। तो और जो पूछा गया था इसके जी पूछा गया था, इसके बावजूद उन्होंने स्वीकार कर लिया, इसका मतलब है नहीं, उनसे पूछा गया, उन्होंने स्वीकार कर लिया, और वो कविताएं पढ़ी जो सीधे उतनी प्रतिरोध वाली नहीं रही होंगी, जो सीधे थी, जो सीधे चोट करने वाली। ये हो सकता है। मैं फिर कहूं कि मुकेश जी, दो लोगों के बीच में क्या बात हुई है मैंने नहीं सुनी है, शायद आपने भी नहीं सुनी होगी। उन लोगों ने यह कहा कि हमसे यह पूछा गया कि आप किस तरह की कविताएं पढ़ेंगे, और जब यह पूछा कि यह क्यों पूछ रहे हैं, तो संचालन करने वाले के उसको जो सहूलियत होगी उसके लिए हम पूछ रहे हैं। आप क्या पढ़ेंगे और क्या नहीं पढ़ेंगे ऐसा निर्देश उनको नहीं दिया गया, ऐसा रेखता का कहना है, रेखता का वर्जन है ये। फिर मैं कहूंगा कि ये मेरा वर्जन नहीं है। तो जहां पर इतनी चीजें हैं, यहाँ पर कोई रेखता का प्रतिनिधि भी हमारे बीच नहीं है जो अपना पक्ष रख सके, तो हम क्यों मतलब खुद पे संदेह क्यों नहीं करना चाहते? नहीं, इसमें दो चीजें हैं। देखिए, मैं अब मुझे इस तरह से तो एक तो ये कि आप ही कह चुके हैं कि हमारे सामने आ रहे हैं जी जहाँ पे दिखाई पड़ता है कि कैसे, मतलब मुझे तो कई बार लगता है कि आप जो तथाकथित कलावाद है जिसके लिए हम घटाटोप कह रहे हैं, हम उसका नेतृत्व भी अपने हाथ में रखना चाहते हैं, और वैसा प्रतिरोध जो बहुत अविधात्मक होना चाहिए, और निश्चित रूप से जो विचार के मंच हैं, जहां भाषण करने की बात होती है, जहां पे अपनी बात एक परिचर्चा में रखने की होती है, वहां पे तो निश्चित तौर पर मैंने खुद ही आपको कहा है कि पिछले 2-3 वर्षों में या पिछले 5-7 वर्षों में जो प्रतिरोध की सबसे मुखर आवाज है साहित्यकारों के बीच में से, उसमें अशोक वाजपेयी की आवाज है, और इससे मुझे इनकार नहीं है। लेकिन जब कविता का मंच है, तो कविता के मंच पे क्या वैसा कोई प्रतिरोध आज तक आपको दिखा है? तो कई बार मुझे यह भी लगता है कि ये प्रतिरोध के नाम पर भी कोई सुर्खी बटोरने की एक मतलब मंशा तो हमारी नहीं होती। और मैं तो चाहता हूं, मुझे लगता है कि मुझे इस पर एक समीक्षा करना चाहिए हमें, कि प्रतिरोध में जो भी आवाज है वो सारी आवाजें समान रूप से विश्वसनीय हैं, मैं नहीं मानता। और वह भी तब जब वही आवाजें हमारी लड़ाई को ही कमजोर करने के हथियार के रूप में हमारे प्रतिपक्षियों द्वारा इस्तेमाल की जाने लगी, तब तो खास करके एक आत्मसमीक्षा की जरूरत होती है। वीरेन जी देखिए, बहुत स्पष्ट बात है मुकेश जी, राकेश बिहारी जी ने रेखता का पक्ष रख दिया, ये कहते हुए कि कोई रेखता का प्रतिनिधि नहीं है, और अशोक वाजपेयी को संदिग्ध बना दिया, जबकि अशोक वाजपेयी ने अपना बयान दिया है, उनका बयान अखबारों में भी छपा है, और उन्होंने जो है बाकायदा जो ट्वीट किया वो फेसबुक पर भी उनका बयान है, उसको हम थानवी जी ने शेयर किया और हम सब लोगों ने शेयर किया। तो हम और किसकी कविता को प्रतिरोध की कविता कर रहे हैं? उन्हें बद्री नारायण की, जिन्होंने रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व लिखा और राम माधव ने जिसका उद्घाटन किया, और राम माधव कहते हैं कि इसको सबको पढ़ना चाहिए। अब सवाल यह है कि जो आरएसएस की तरफदारी कर रहा है, हिंदुत्व की तरफदारी कर रहा है, और सरकार के हर पक्ष की तरफदारी कर रहा है, चाहे वो जनसंख्या का मसला हो, चाहे नई शिक्षा नीति का मसला हो, और चाहे
मोदी की पुस्तक पर सेमिनार कराना हो, सेमिनार कराना है, उनकी कविता को प्रतिरोध की कविता के रूप में पेश किया जा रहा है। और अशोक वाजपेयी के बारे में कहा जा रहा है कि क्या अशोक वाजपेयी ने कभी प्रतिरोध की कविता लिखी। सवाल यह है, जैसा मुकेश जी आपने स्वयं कहा, कि यह संकेत देना कि राजनीति पर सीधे आप कोई कविता नहीं पढ़ेंगे, यही अपने आप में आपत्तिजनक है। और इस आपत्ति पर अगर अशोक वाजपेयी ने वहां जाने से न जाने का निर्णय लिया तो मैं समझता हूं कि ये एकदम सही निर्णय है। और हाँ, राकेश जी ने कहा कि बद्री नारायण चलिए संदिग्ध हैं, लेकिन अष्टभुजा शुक्ला तो उस तरह से सत्ता से जुड़े हुए नहीं हैं। तो क्या मैं कोई देखिए जी मुकेश जी, मैं देखिए हर व्यक्ति पर कोई मूल निर्णय नहीं देने जा रहा हूं है। और हम लोग, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को इस तरह बात करनी चाहिए एक एक व्यक्ति को लेकर के। हम मुद्दों की बात करें तो जहां तक मुद्दों की बात है, जहां लिट फेस्ट की बात है, इस समय लिट फेस्ट का जो सारा वातावरण है वो सत्ता के चंगुल में है, सत्ता द्वारा नियंत्रित है। और वहां अगर प्रतिरोध की आवाज उठाई जाती है तो जो नेहा के साथ हुआ और लखनऊ विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर्स के साथ भी हुआ, यानी कि उन्होंने मनुस्मृति का नाम लिया तो उनके सामने जो है एंकर ने खुद कह दिया कि रामचरितमानस तो एक धर्म ग्रंथ है। धर्म ग्रंथ रामचरितमानस कब से घोषित हो गया? तो हम लोगों को ये देखना चाहिए कि ये चैनल्स के एंकर किस तरह के सवाल कर रहे हैं, लेखकों के किस तरह से सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। और जो सत्ता के सवाल है, यानी कि जो व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के तर्क हैं, उनको इन चैनल द्वारा इस्तेमाल किया जाए। और यह भी एक सोचने की बात है कि चाहे आज तक हो या जी टीवी हो, एक मीडिया हाउस के रूप में इस समय ये सत्ता के पक्षधर और सत्ता के चाटुकार की भूमिका में है। तो उनके द्वारा वित्त पोषित या उनका जो मंच है, उनके मंच पर अगर प्रतिरोध की आवाजों की घेराबंदी हो रही है तो हमें इसमें ताज्जुब नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें साफ साफ कहना चाहिए। मुझे सचमुच यह आश्चर्य हो रहा है। देखिए, मैं कोई अशोक वाजपेयी के पक्ष में कोई दलील नहीं दे रहा हूं। अशोक वाजपेयी जब 2014 में रायपुर के उत्सव में गए थे तो मैं पहला आदमी था जिसने जनसत्ता पर लेख लिखा था। और अशोक वाजपेयी बहुत कुपित हुए थे और आज भी मुझसे, मैं नहीं समझता कि बहुत पसंद रहते होंगे। लेकिन अगर एक उन्होंने पुरस्कार वापसी में पहलकदमी की तो हम लोगों ने उसका स्वागत किया। आज अगर लिट फेस्ट का एक चेहरा उजागर हुआ उनके बयान के माध्यम से, उनके न जाने के माध्यम से, तो हमको इस तरह दिया, तो बजाय इसके कि हम एक सवालों के घेरे में करें, अरे आत्मसमीक्षा हमको नहीं करनी है। आत्मसमीक्षा हाँ हमको करनी है। सवाल इस बात का है कि वो एंकर जिस भूमिका में है, हमें उनकी निंदा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर राकेश बिहारी जी ने नेहा वाला वो देखा है तो वो इंटरव्यू या वो जो एंकर जी के जो सवाल थे, वो सवाल पुलिसिया सवाल थे, वो सवाल सत्ता के प्रतिनिधि के सवाल थे। तो एक मीडिया के एंकर को क्या ऐसे सवाल करने चाहिए कि आपने पुलिस का जवाब क्यों नहीं दिया? आप, उसने कहा मैं वकील से बात कर रहा हूं, कहा आप वकील से बात करने की क्या जरूरत है आपने? तो हमारी निगाह वहां नहीं जा रही है, हमारी निगाह कहां जा रही है? अशोक वाजपेयी पर। अशोक वाजपेयी को खंगाला जा रहा है कि उनके पास प्रतिरोध की कविता नहीं। प्रतिरोध की कविता हो या ना हो सकता है वहां जाकर के वो तो वाकई ही बोल देते हैं, लेकिन उन्हें रोका गया तो बिल्कुल ठीक है, उनका अपना निर्णय है। दोनों बातें हो सकती थी। आखिर जाते कैसे? जब उनसे पहले से कह दिया गया था, जाकर के बदमजगी पैदा होती, उस बदमजगी से बचे, लेकिन उन्होंने अपना स्टैंड बिल्कुल साफ कर दिया। तो इस समय, इस चुनौती भरे समय में हम लेखकों को एक साफ साफ भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि नरो या कुंजरो वाली बात करके हमें आत्मसमीक्षा करनी चाहिए। उनके पास प्रतिरोध कविता नहीं है, अष्टभुजा शुक्ल तो ऐसे नहीं है, ये कह करके मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा कि ये मुख्य मुद्दे से हटना है। हम मुख्य मुद्दे से न हटें। आपने बहुत सही मुद्दे पर ये बहस की और मुझे ये कहना है कि इस समय जो साहित्य उत्सव हो रहे हैं, जो लिट फेस्ट हो रहे हैं, वो उनका जो वायुमंडल सत्ता का है, उस सत्ता के वायुमंडल के द्वारा जो है वो एक संचालित है। इस बात से हमको स्वीकार करना चाहिए। और इसके अंतर्गत अगर अशोक वाजपेयी ने, जो कि हम लोगों के सामने है, उन्होंने जाने से इनकार किया,
खबर उसी रूप में आई, उन्होंने इस बात को कहा, अखबारों ने इस बात को छापा, प्रतिक्रिया हो रही है। तो अशोक वाजपेयी का यह कृत्य हमारे पक्ष में है, लेखकों के पक्ष में है, प्रतिरोध के पक्ष में है। तो अगर प्रतिरोध के पक्ष में ये पहलकदमी है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं समझता हूं कि पूरे लेखक समाज को उसका स्वागत करना चाहिए, उनको संदिग्ध बनाना, कहीं फिर मैं दोहरा रहा हूं कि सत्ता के पक्ष में खड़ा होना। जी, बस अंत में एक छोटी सी टिप्पणी राकेश जी, देखिए पूरा वायुमंडल, पूरा जो माहौल है उसमें क्या मेले बचे रह सकते हैं? जहां हर प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करने की कोशिश हो रही हो, ये इसमें संदेह ही कैसे हो सकता है कि रेखता से भी ये कहा गया हो, रेखता ने भी ये करने की कोशिश ना की हो? ये संभव ज्यादा लग रहा है, जो पूरा पर्यावरण परिवेश हमारे सामने बना हुआ है। तो ये ज्यादा विश्वसनीय लगता है कि रेखता की तरफ से इस तरह की हरकत हुई होगी, और अगर नहीं हुई है तो रेखता को साबित करना पड़ेगा अपने भावी उत्सवों में, और इस तरह के संस्थानों से न जुड़कर, अगर वो जी टीवी से जुड़ रहा है, उसके लिए कोई काम कर रहा है, तो अपने आप में वो संदिग्ध हो जाती है। मुकेश जी, अभी जो वीरेंद्र जी ने बातें कही, मैं उस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि बहस व्यक्ति केंद्रित नहीं होनी चाहिए। जो प्रवृत्ति है, और निश्चित तौर पर मैंने भी अपनी बात में इस बात को रेखांकित किया कि कैसे सत्ता, कॉरपोरेट और साहित्य के बीच एक गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं लिटरेरी फेस्टिवल, इससे मुझे इनकार नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि जैसे ही हम व्यक्ति केंद्रित होंगे, और ये एक ऐसा गुंजलक में हम जाके फंसते हैं जहां पे एक व्यक्ति के पक्ष में खड़ा होना कई बार दूसरे के साथ या न होने जैसी स्थिति पैदा कर देता है। जैसे ही आपने कहा कि यदि हम अभी अशोक वाजपेयी जी के साथ नहीं, या फिर जैसे ही हम किसी खास व्यक्ति हैं तो दूसरे के साथ खड़े हैं, तो मैं भी यही मानता हूं कि किसी व्यक्ति को सामने रखकर बहस न की जाए। यदि इस पूरी प्रवृत्ति की बात करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा कि जैसे ही जब हम उदाहरण या कोई संदर्भ वैसा उठाएंगे जो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता है, और उसके इतिहास में भी अगर कमजोरियां हैं, तो हमारी लड़ाई कमजोर होगी, निश्चित तौर पर होगी। लेकिन प्रश्न ये है कि इस पूरे प्रसंग में ये सवाल कहाँ कमजोर हो रहा है कि ऐसे उत्सव इस तरह की चीजें कर रहे हैं, उन पर दबाव है, वो कंप्रोमाइज कर रहे हैं, वो शर्तें रख रहे हैं, वो सेंसरशिप कर रहे हैं, उनके एंकर इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, वो विषयों का चुनाव इस तरह से कर रहे हैं, इस तरह के विषय चुन रहे हैं जिसमें सत्ता को कोई चुभे ना। तो ये तमाम चीजें तो हो रही हैं। तो इस प्रवृत्ति की ही बात कर रहे हैं अशोक वाजपेयी के बहाने, क्योंकि व्यक्ति ने ये फैसला किया है, इसलिए व्यक्ति तो आएगा ही, व्यक्ति को आप दरकिनार नहीं कर सकते। लेकिन उसने उस पूरी प्रवृत्ति को रेखांकित किया है, उस पूरी प्रवृत्ति को बेनकाब किया है जो पूरे इन मेलों के जरिए निकल रही, चल रही है। इसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। मुकेश जी, मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो प्रवृत्ति है, जो स्थितियां हैं, जो एक वायुमंडल बना हुआ है, वो सच है, और यह मैं भी उसे उतना ही सहमत हूं जितना आप या वीरेंद्र जी। मेरी दिक्कत या फिर जो मेरी असहमति सिर्फ इस बात से है कि जैसे ही इन चीजों की लड़ाई में किसी खास आवाज को आप हीरो की तरह पेश करते हैं, जो जिनके तर्क या फिर वो खुद ही तो जी वीरेंद्र जी, नहीं, मैं ये कह रहा हूं यहाँ पर मतलब अशोक वाजपेयी को या किसी एक व्यक्ति को नायक के रूप में पेश होने की बात नहीं है। यह एक स्थिति है कि आज जो है, पहले से ये अगर निर्देश किया जा रहा है, पहले से ये ताकीद की जा रही है, या यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि या आपको संकेत दिया जा रहा है कि आप जो है सीधे सीधे राजनीतिक मंतव्य न दें या राजनीतिक कविता न पढ़ें, तो यह एक सेंसरशिप है। और इस सेंसरशिप के निमित्त अगर अशोक वाजपेयी हैं तो व्यक्ति पर बात नहीं होनी है। जाहिर है कि उन्हीं के साथ हुआ, शुरुआत उनके साथ हुई, तो इसलिए अगर अशोक वाजपेयी या जिन्होंने पुरस्कार वापसी शुरू किया तो नाम पहले आए, नयनतारा सहगल का नाम आया, उदय प्रकाश का नाम आया, तो इस तरह नामों की चर्चा हो रही। लेकिन उस प्रवृत्ति को सीमित कर देना
कि ये अशोक वाजपेयी को हीरो ऐसा कतई नहीं है। और राकेश जी आप इसको जानते हैं, मैं समझता हूं कि जानबूझ करके आप एक नहीं पक्ष ले रहे हैं नहीं, ये पक्ष और लेने की आप एक बात नहीं तर्क है दे रहे धीरेन्द्र हैं। जी। नहीं नहीं, मैं एक सिर्फ मिनट ये में कह मेरी रहा बात हो हूं जाए। कि अगर देखें मैं मैं निश्चित तौर मैं ये पर कह रहा, हाँ बोलिए। यदि यदि रेखता का जी से जुड़ना हमें स्वीकार्य नहीं है और हम रेखता की विश्वसनीयता को इस पे जांचना चाहते हैं, तो 1 महीना पहले यह पता होने के बावजूद कि यह आयोजन जी का है, अशोक वाजपेयी जी का हाँ कहना क्यों जरूरी था? यदि जी के साथ देखिए जुड़ना जैसे रेखता जुड़ रहा था, यदि ये प्रश्न न किया जाता तो फिर वाजपेयी जी का जुड़ना उचित था, देखिए, क्योंकि ये वो बहस कहीं बावजूद और उसके जा कि वो रही है। जी द्वारा है। तो मैं ये कहना सिर्फ यही बहस कहीं चाहता हूं। और जा रही है। ये बहस कहीं और जा रही है। बात बहुत सीधी सी है कि कार्यक्रम में शामिल होने के पहले उनको एक ताकीद की गई या उनको जो है अप्रत्यक्ष रूप से कहा गया या संकेत किया गया राजनीति के बारे में, और उन्होंने अपना एक फैसला लिया। अब सवाल ये पेंशन का अब ये 1 महीने पहले या 2 महीने पहले की बात नहीं है, सवाल उस मैं यह दिन की भी ही कहूंगा, बात है। राकेश जी, मैं तो राकेश जी, मैं यह भी राकेश कहना जी, इस चाहता हूं बहस कि को हमको कहीं तो पेंशन का ये खत्म जब करना बहस को पड़ेगा। पेंशन को नहीं, तोड़ना है। मैं मुकेश जी इस पक्ष में नहीं हूं कि इस बहस को भटकाया जाए, इस बहस को 4 महीने पहले और 3 महीने पहले की बहसों में जा जाए। कई बार ऐसा होता है। देखिए, बहुत से प्लेटफॉर्म होते हैं, मुझे निमंत्रित करते हैं, तत्काल नहीं मालूम होता है तो मैंने सहमत दे दी, और जाने के पहले मैं पूछ लेता हूं कि मैं अपना व्यक्तिगत बताऊं कि मैं पूछता हूं कि क्या उसमें सत्ता पक्ष का कोई प्रतिनिधि मंच पर होगा, क्या सत्ता पक्ष की कोई उसमें भागीदारी है, वित्तीय भागीदारी है। वो अगर मुझे ये संकेत मिलता है तो मैं अपने आप को उससे पीछे कर लेता हूं, विड्रा कर लेता हूं। तो ये मैं भी करता हूं। तो अगर अशोक वाजपेयी ने विड्रा कर लिया तो मैं नहीं समझता कि कोई उन्होंने एक सही काम किया, एक प्रतिरोधी काम किया। उस प्रतिरोधी काम को का स्वागत करना चाहिए लेखक समाज के, बजाय इसके कि एक 20 तरह की आपत्तियां, 20 तरह का। अरे अशोक वाजपेयी के बारे में मैं तो लिख चुका हूं, लगातार लिखा है। अशोक वाजपेयी जी बहुत क्रुद्ध भी हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद आज के इस माहौल में अगर उन्होंने प्रतिरोध की भूमिका का निर्वहन किया है तो मैं समझता हूं वो सही कदम है। और आज देखिए, एक व्यापक मंच और व्यापक एक लेखी संस्कृत कर्मियों के मोर्चे की जरूरत है। अगर नेहा ठाकुर इतने साहस के साथ अपनी बात कह रही है, बेरोजगारी की बात कर रही है, दूसरी चीजों की बात कर रही है, हाथरस की बात कर रही है, तो एक लोकप्रिय शैली में होने के बावजूद हम मान लीजिए गंभीर साहित्यिक है, हम कहें हमें उनसे क्या लेना देना, लेकिन एक प्रतिरोध का जो वातावरण है, इस प्रतिरोध के वातावरण को सबलीकृत कर रही है। तो एक लेखक के रूप में हमें, मैं समझता हूं कि यह जो एक विषाक्त वायुमंडल है, उस विषाक्त वायुमंडल को जो है एक एक्सपोजर करने के लिए, तो उसका खुलासा करने के लिए, उसके विरुद्ध खड़े होने के लिए जहां कहीं से हाथ उठते हैं, जहां कहीं से कदम उठते हैं, हमें उसके साथ होना चाहिए। विनम्रता पूर्वक मैं यही कहना चाहूंगा। जी, बस अब आपकी मुझे इन लगता बातों है से कि तो असहमत होने का कोई कारण नहीं है मेरे पास। जी, हाँ बस तो तो ठीक है राकेश जी, ठीक है, हम आप फिर अगर मुकेश जी अगर सब सहमति सहमत हैं। सहमति यही बन गई है तो बहस को भी यही समाप्त करते हैं। ये मोटे तौर पर सहमति कि हमारे सामने जो अकादमिक माहौल है, जो विचार विमर्श का माहौल है, जिस पर सत्ता का लगातार शिकंजा कसता जा रहा है, उसमें हमारे साहित्यिक मेले भी भटक रहे होंगे, समझौते कर रहे होंगे और अपनी कंप्रोमाइज कर रहे होंगे और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दांव पर भी लगा रहे होंगे। ये एक बहुत स्वाभाविक दिखता है, इसलिए इस पर संदेह करने की जरूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद आज की चर्चा के लिए। नमस्कार। धन्यवाद। पाब्लो पिकासो को कालजयी चित्रकार के रूप में पूरी दुनिया जानती है, मगर उनकी कविताओं को लेकर वाकफियत बहुत कम है। लेकिन दुनिया के प्रतिष्ठित समालोचक पाब्लो पिकासो की कविताओं को उनकी शिल्पकारी और चित्रकारी के मुकाबले ज्यादा मूल्यवान मानते हैं। जाने माने कवि और संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी आज अपने स्तंभ में पिकासो के इसी कवि रूप पर बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं दूसरी आवाज। नमस्कार। दूसरी आवाज में मैं इस बार महान चित्रकार पाब्लो नेरूदा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। रजा की तरह
वे भी दशकों पेरिस में रहे। पेरिस में उनका एक पूरा संग्रहालय है, हालांकि वे स्वयं स्पेनिश मूल के थे। पाब्लो नेरूदा, पाब्लो पिकासो की कीर्ति विश्वव्यापी है और उनका व्यापक प्रभाव संसार भर की कला पर है। हम सभी जानते हैं कि वो दौर ऐसा था जब घनवाद और अति यथार्थवाद इत्यादि में कलाकार, चित्रकार, शिल्पकार, रंगकर्मी, कवि सब साथ थे। ये सारे आंदोलन या वृत्तियां कहीं न कहीं कला बहुलता में स्थित थी, यानी वो कई विधाओं में एक साथ सक्रिय थे, संगीत में भी, रंगमंच में भी, नृत्य में भी। तो पाब्लो पिकासो ने कविताएं भी लिखी, ये तो हम जानते थे। उस समय के कई कवियों ने कभी न कभी कविताएं लिखी हैं, लेकिन ये मुझे पता नहीं था और शायद आपको भी नहीं होगा कि उन्होंने 54 वर्ष की उम्र में 1935 में चित्र बनाना बंद कर दिया और कुछ समय तक सिर्फ कविता लिखते रहे और 1959 तक उन कविताओं की बड़ी तारीफ की आंद्रे ब्रेता ने और कहा कि वो एक ऐसा आत्मीय जर्नल है, भावनाओं और इंद्रिय बोध का जैसे पहले कभी नहीं रखा गया। और अपनी कविता को पाब्लो पिकासो इतना महत्व देते थे कि उन्होंने अपने अंतिम दिनों में एक मित्र से कहा था कि उनकी मृत्यु के बाद उनके लेखन को मान्यता मिलेगी और विश्वकोश कहेगा पाब्लो पिकासो स्पेनिश कवि जो चित्र रेखांकन और शिल्प बनाने में भी दिलचस्पी लेते थे। इतना बड़ा महान कलाकार कविता को अधिक मूल्यवान अभिव्यक्ति अपनी मानता था। तो उनकी कविताओं का एक संग्रह पिछली बार जब मैं पेरिस गया था तो यहाँ जो प्रसिद्ध शेक्सपियर एंड कंपनी है उसमें मिल गया और उनमें से कुछ का मैंने एक झटपटिया हिंदी अनुवाद किया। ये बहुत सारी कविताएं गद्य कविताएं हैं और वो इतनी गुथी हुई है कि उनका हिंदी में अनुवाद करना अंग्रेजी से बहुत दुष्कर काम है, वो मैंने अभी नहीं किया है। पर कुछ कविताओं का तो उनमें से 2-4 अंश आपको सुनाता हूं। प्यारी अंडालूसियन सड़क, तुम क्यों उन्हें नहीं देखने देती कि तुम मुझे पछियाती हो, और तुम कैसे नन्ही कुटकियों के बीच छुप जाती हो। एक और कविता है, मैं एक और तीर चित्रित नहीं करूंगा। पानी की बूंद में हम देखते हैं सुबह कांपते हुए जैसे नियत प्रहर सिसकारता है, हवा में जो लय से साफ कर दी जाती है हंसती हुई। तीसरा अंश है, बूंद दर बूंद सख्त पियराया नीला हरे बादाम के पंजों के बीच गुलाबी जाफरी। बिजली अलसा कर सो जाती है बड़ी घंटियों के नीचे जो अपनी पूरी शक्ति से बज रही है। और ये एक कविता है जो लहसुन को लेकर है। पिकासो एक कॉस्मिक विजन के भी चित्रकार माने जाते हैं और बहुत नन्हे ब्योरों के भी गाथाकार।
ये कविता देखिए। लहसुन हंसता है मरी हुई पत्ती की तरह कि अपने रंग पर, हंसता है गुलाब पर वह खंजर जो अपना रंग घोंपता है, हंसता है गुलाब पर वो खंजर जो अपना रंग घोंपता है, मरी हुई पत्ती की तरह लहसुन के अंदर, हंसता है दुष्टता से गुलाबों के खंजर पर एक गिरती हुई मरी पत्ती की गंध, लहसुन पंखों पर। अगर आप ध्यान दें तो इन्हीं कविताओं से ये प्रकट है, और बहुत सारी ऐसी ही कविताएं हैं जिनसे प्रकट होगा कि पिकासो ने अपनी कविता में बहुत सारे बिंबों का बिना किसी तारतम्य के इस्तेमाल किया है और बहुत कम क्रियापदों का इस्तेमाल किया है। कई बार तो सिर्फ संज्ञाएं हैं, नाम हैं, एक के बाद एक। जाहिर है फिर भी ये कविताएं उनके चित्रकार चित्त को भी प्रकारांतर से व्यक्त करती हैं और वो कैसे नन्ही से नन्ही चीजों को लक्ष्य करते हैं, जो कि कविता का बुनियादी काम है। यानी जो बेआवाज है उसको आवाज देना, जो अलक्षित है उसको लक्षित के अहाते में ले आना, ये काम पिकासो बखूबी करते हैं। आज ताना बाना में बस इतना ही। आज का अंक आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें tanabana@sathindi.com पर भेज सकते हैं। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले रविवार को रात 9 बजे मैं फिर हाजिर होऊंगा ताना बाना के नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।